तो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 16 में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 15 तक हम लोगों ने काम किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ और भी फार्मूले हैं जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं जगह जगह। तो नीट फिजिक्स में आपको इनमें से कुछ सारे फार्मूले यूज़ नहीं होंगे, कुछ ही फार्मूले यूज़ होंगे, वो मैं मार्क कर दूंगा आपको। और काफ़ी सारे फार्मूले हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर भी चुके थे, बट ओवरऑल समरी के रूप में हम चाहते हैं कि आप ये सब 21 फार्मूले मैंने पीछे लिख दिए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आप जब भी कभी किसी प्रॉब्लम को बना रहे हैं और वहाँ पर इनमें से किसी की ज़रूरत आपको पड़ गई है तो आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो फार्मूले क्या है एक बार मैं जल्दी से सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप इनको नोट करते जाइए और फिर देखते जाएं आगे। इनमें से कुछ फॉर्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जो नीट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कुछ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास में भी आपको काम आएगा, सो उनको भी मैं मार्क कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला फार्मूला ये हर जगह इम्पोर्टेंट है आपका, इससे आप भली भांति परिचित हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, लेकिन ध्यान क्या रखना है, एन कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन ln x, जानते हैं आप इसको। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रह जाता है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन ln a, जहां पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कोई भी नंबर, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह का कोई भी एक पॉजिटिव नंबर नॉर्मली आप लेते हैं, तो बट इसका आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ मिलेगा, मेडिकल स्ट्रीम में इसका यूज़ कम है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो एक बार नोट कर लें। फिर आपको ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सबसे ज़्यादा बार यूज़ होगा नीट फिजिक्स के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज, देख सकते हैं, प्लस साइन एक्स। ओके, प्लस साइन एक्स, जबकि डिफ्रेंशिएशन में उल्टा होता था, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो प्लस में आता था कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो माइनस में आता था साइन एक्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज प्लस साइन एक्स। ओके, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 10x। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, सेक एक्स। और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इंटू कॉट, वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। तो आपने इन सबको पहले भी पढ़ा हुआ है, जिनमें ये आपको हो जाएंगे 5 इधर से इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे और देखें आप। तो जानने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इसका हो जाएगा ln, लॉग में जाती है इसकी वैल्यू, ln सेक एक्स प्लस 10x। ओके, आप चाहें तो ये राइट साइड वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा सेक एक्स। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क रहा कि यहाँ पर ये जितने भी राइट साइड के पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 15 तक, 11 12 13 14 15 तक में। ठीक है, तो इनको आप क्या करना है, आपको आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट साइड वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करके आपको चेक करना है कि भाई ये आ रहा है कि नहीं, एलएचएस वाला पार्ट। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक शॉर्ट में SW लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको इन राइट साइड वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है और देखना है कि ये लेफ्ट साइड वाला आ रहा है कि नहीं। ओके, तो ये अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं करके, जिनका नहीं आएगा आपसे तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके फिर वो बता दूंगा। ठीक है, तो sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस 10x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln cosec x माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x ln sec x, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x ln sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ ln x, तो ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, तो ये आया था x इंटू ln x माइनस 1। ओके, उसके बाद आपको कुछ और भी फार्मूले हैं जो आपको 12th क्लास में जहाँ तहाँ यूज़ होगा, और मैथमेटिक्स में तो खैर बहुत यूज़ होता है। तो फिजिक्स में आपको 12th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील करने में और कुछ थ्योरी को समझाने में इनमें से कुछ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। तो देख लीजिए, जैसे हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। a कोई कांस्टेंट हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से। तो dx अपॉन आपने लिखा हुआ x² प्लस a², मतलब क्या हुआ, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जवाब क्या आएगा, 1/a एंड देन tan इनवर्स x/a। ओके, 1/a tan इनवर्स
एक्स बाई ए, इस तरह से इसका जवाब आता है। उसी तरह से अगर इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाता है 1/2a एंड देन ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, फिर आपका आ जाता है इन 1/√a² माइनस x²। तो बहुत सिंपल है ये, 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन ये आ जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में कितना, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। ओके, उसी तरह से है फिर 1/√x² प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस a² हो या माइनस a², इसका जवाब क्या होगा, ln x प्लस और रूट अंडर ये जो भी टर्म था वो आ जाएगा √x² प्लस माइनस a², प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। फिर यहाँ पर आते हैं √x² प्लस माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हाफ ऑफ x इंटू ये जो भी टर्म था √x² प्लस माइनस a² और फिर एक प्लस माइनस यहाँ पे, फिर a² इंटू लॉग ऑफ x प्लस √x² प्लस माइनस a²। तो ये सब कुछ कुछ फार्मूले हैं जो आपको 12th क्लास में कहीं कहीं पर यूज होता है, बहुत ही मतलब 1% ही आपको चांस है कि दिखेगा, कई टीचर तो इसको पढ़ाते भी नहीं है, बट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ थ्योरीज को डील करने के लिए कहीं कहीं पर एक आध फार्मूले की जरूरत हम लोग को अगर पड़ेगी तो आपको उस वक्त ये चीज़ काम आएगी। सो आप एक बार इसको नोट्स में जरूर मेंशन कर लें इन फार्मूलों को। लास्ट फार्मूला है √a² माइनस x², तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ x √a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप बस एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लें। आपको ये फार्मूला जो है यहाँ पर ये आपको 12th क्लास के कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ पर काम आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे उसको। तो और बाकी अगर कहीं कुछ दिखाई देगा इस तरह का तो उसको भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, मुझे लगता है एक ये वाला 18 नंबर और 21 नंबर, ये दो थोड़ा सा सर्टनली ध्यान रखिएगा। √a² माइनस x² ऊपर है, यहाँ पर √a² माइनस x² नीचे है। ठीक है ना, तो ये दो फार्मूले थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी भी कभी कभी कहीं कहीं यहाँ वहाँ से दिख सकते हैं, बट जब दिखेगा तो आपको ये चीज़ काम आ जाएगी। ओके, तो आप अच्छे से सबको नोट कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है हैज डेफिनेट या फिक्स्ड वैल्यू। ओके, जब भी आप कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो सॉल्व होने के बाद फाइनली वो एक फिक्स वैल्यू आपको देगा, कोई भी वेरिएबल वहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो एक फिक्स वैल्यू देने वाला है आपको, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इससे पहले वाला जो था वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसमें सॉल्व करते थे तो फाइनली एक्स वैल्यू जो था एज ए वेरिएबल वो उसमें बचा हुआ रह जाता था। ठीक है, और इसीलिए अब उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू तो था नहीं, तो आप क्या करते थे कि प्लस सी लगा के एक कांस्टेंट लगा देते, क्योंकि जो फाइनाइट नहीं है तो आपने मान लिया कि उसमें एक कांस्टेंट जोड़ दो और कांस्टेंट जोड़ने के बाद सिचुएशन के अनुसार जो है उसको जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इसमें किसी कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा, एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड, जब कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो बिटवीन ए लोअर लिमिट एंड एन अपर लिमिट, तो जब भी आप किसी फंक्शन को किसी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में रखते हुए इंटीग्रेट करते हो तो आप इसको क्या कहते हो, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पहले भी बताया था कि इसमें दो लिमिट, प्रॉपर लिमिट रखे जाते हैं, एक लोअर लिमिट होता है यहाँ पर देख रहे हैं आप ए के रूप में, और एक अपर लिमिट होता है यहाँ पर बी के रूप में। ठीक है ना, तो फिर आपको जैसे ही लिमिट दिखाई दे आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह का इंटीग्रल है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, तो इसको मैथमेटिकली आप ऐसे समझिए, जैसे आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि dy/dx ऑफ fx। ओके, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। मान के चलिए कि आपको क्या मिला, एक नया फंक्शन मिला gx। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते थे, वैसे f' भी लिख सकते थे, बट हम लोग इसको एक नया फंक्शन बना दिए, हम लोग बोले कि हाँ भाई चलो gx मिला। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका रिवर्स करते हैं फिर,
तो gx का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम gx को रिवर्स करके इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, gx को रिवर्स करके इंटीग्रेशन करने वाले हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, साथ में हमने लगाया है लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b। ये लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b क्या है, तो लोअर लिमिट a जो है वो इस ई वेरिएबल x की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इसी वेरिएबल x की मिनिमम वैल्यू है। और अपर लिमिट क्या है, तो यही x की मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ स्मॉल डी लगा हुआ हो ना, जैसे ये dx लगा हुआ है, तो मतलब कि ये वाला x क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अगर कहीं dy लिखा हुआ होता, ठीक है, dx dy dz, तो क्या हो जाते हैं ये सब x y z, ये सब क्या होते हैं, ये सब वेरिएबल होते हैं, उन्हीं की वैल्यूज होती है ये a b, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सिचुएशन में दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहां पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा या फिर इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, बट दिया रहेगा, आप अपने मन से इसमें नहीं कुछ डाल सकते, वो प्रॉब्लम में दे देगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको बस समझना होगा कि हाँ चलो कहाँ पर दिया हुआ है, उनको पकड़ना पड़ता है, फिर यहाँ पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपने इस तरह का काम किया कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, तो फिर ये क्या कहलाएगा, इज नोन एज डिफिनिट इंटीग्रेशन। जहां ए और बी के बारे में बताया आपको, जो नीचे लिखते हैं वो लोअर या मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कहलाएगी, और जो ऊपर लिखते हैं वो अपर या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कहलाती है। क्लियर है। तो इसको जरा ऐसे भी समझ लें फर्दर कि हमने जैसे ये वाला gx मिला था, कब मिला था, जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया था। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके ये लाए तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ gx है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस fx मिल जाएगा। हमने इंटीग्रेशन के रूल पढ़े हुए हैं, तो मान लो हमने इसको इंटीग्रेशन किया और हमें मिल गया fx। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, आपको कोई कांस्टेंट लगा के c लगा के आंसर नहीं करना है, आपको करना क्या है, उसकी जगह एक बॉक्स बनाना है, लोअर लिमिट को नीचे रखना है, अपर लिमिट को ऊपर रखना है। ओके, लोअर लिमिट को नीचे ए रख दिया, अपर लिमिट को ऊपर बी रख दिया। उसके बाद क्या करना है, इस बॉक्स को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो इसी x को हटाएंगे और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाला b, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ b। फिर माइनस लगाना है, ऑलवेज माइनस लगेगा यहाँ पे, याद रखिएगा। और फिर क्या करेंगे, इसी x को हटाएंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे a, तो क्या बन गया, माइनस ऑफ एफ ए। क्लियर है ये चीज। तो अभी एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। हाँ जी बच्चों, तो फिर बहुत ध्यान से इनको देखिएगा आप, और मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम करना है। तो हमारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, लोअर लिमिट देखिए यहाँ पे रख दिया है और अपर लिमिट यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो कैसे करना है, तो जैसे इंटीग्रेशन के सिंपल रूल थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले थे, रूल्स थे, वो सारे अप्लाई होंगे। तो किस तरह से, तो कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, पहले तो इंटीग्रेशन सब पर अप्लाई होगा, कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो मैंने लिख दिया 4 बाहर, फिर ये एक्स क्यूब dx है ना, और लिमिट साथ में इस तरह से। तो पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ, फिर ये 2 भी बाहर। आगे जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, अभी एक बार आपको अच्छे से समझाने के लिए बारी बारी से किया जा रहा है। क्लियर, और 1 है, 1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ऐसा लिख सकते हैं, बाकी लिमिट बिठा दीजिए कुछ ऐसा। अब चलिए सबको तोड़ते हैं। तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, एक्स की पावर n होता है, तो एक्स पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो एक्स की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4। ठीक है, और आपका ये जो लिमिट है वो चलेगा साथ में। उसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का बन जाएगा एक्स क्यू बाई 3, पावर को एक बढ़ाओ और उसी पावर से डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, और फिर यहाँ पर x। ठीक है, तो आप चाहते तो सबको एक साथ भी एक ब्रैकेट में रख सकते थे और बाद में भी लिमिट डाला जा सकता था। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए सबको अलग अलग तोड़ के बताया आपको। अब सुनिए क्या करना है, ये जो भी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे आए हैं वो बॉक्स से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ तो हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया। तो फिर ये क्या बच गया, x की पावर 4, लिमिट बिठाते चले गए, 2/3 बाहर, एक्स क्यूब। गलती से भी इसको ना यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, सीधा सीधा 3 इंटू 2 6 कर दिया, 4 इंटू 2 8 कर दिया, पावर नहीं है, ये पावर 2 नहीं है। ठीक है,
ये उस x की अपर लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह के मिस्टेक्स नहीं करने आपको। चलो अब हो गया। अब हम बॉक्स को तोड़ने का काम करेंगे। तो x की जगह अब हम रखेंगे 2 पावर 4 हो गया, फिर लगाएंगे एक माइनस और फिर x की जगह रखेंगे 0 और उसका भी पावर 4 हो गया। ये वाला बॉक्स टूट गया, ऐसा आ गया। फिर आगे बढ़िए, फिर से देखेंगे। इस x को हटाइए, इसकी जगह रखिए 2 का पावर 3 था, यहाँ इसका 3 है, तब क्या हो गया 2 का पावर 3 माइनस, फिर x हटाया, लोअर लिमिट 0 का पावर 3, फिर उसी तरह से 2 का पावर 2 माइनस 0 का पावर 2, फिर क्या हो जाएगा देखिए 2 माइनस 0। क्लियर है क्या? x हटाया, अपर लिमिट रखा तो 2 का स्क्वायर बन गया, फिर माइनस x हटाया, 0 रखा, 0 का स्क्वायर बन गया, एंड सो ऑन। यही सब में हुआ है। और अब फाइनली सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 4 16, 0 तो 0 है, कुछ नहीं करना उसके साथ। 2/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर प्लस 4, फिर प्लस 2। तो आप देख सकते हैं 22 प्लस 16/3। ये सॉल्व करेंगे है ना, 82/3। तो ये एक डेफिनेट आंसर है, इसमें कहीं कोई x की बात हो ही नहीं रही है ना। तो इसीलिए हमने कहा था कि एक फाइनाइट वैल्यू देता है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन जो हो गया यही कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए अब इसी तरह का काम हम लोग वहां पे करते हैं। तो बड़े अच्छे से देखिएगा। साइन एक्स का अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स। तो हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, इस तरह से लिख दिया सीधा। फिर क्या है प्लस कॉस एक्स, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, प्लस में ही होता है, तो प्लस साइन एक्स, सिंपल लिख दिया। और फिर आपका ये चूंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, अब आप ये लिमिट यहाँ पे बिठा देंगे 0 से π/4। तो मैंने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे दिखा के नहीं किया, बल्कि उसको डायरेक्ट एक साथ ही तोड़ दिया। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, x को हटाना है, उसकी जगह अपर लिमिट रखनी है। तो x को हटाया, ये रखा, फिर यहाँ से भी हटाएंगे, हो गया। अभी मैंने अपर लिमिट का काम कर लिया, फिर मुझे एक माइनस लगाना है, फार्मूले वाला माइनस, और फिर क्या करना है, फिर x को हटाना है और उसकी जगह लोअर लिमिट लगाना है जो कि 0 है। तो ये देखिए हम लोगों ने ऐसा काम कर लिया। अब चलिए इनकी वैल्यूज को रखी जाए। तो माइनस ऑफ कॉस π/4, तो कॉस π/4 होता है 1/√2 और साइन π/4 भी उतना ही होता है 1/√2। ठीक है, कॉस π/4 1/√2, माइनस लगा हुआ था सो माइनस रह गया, माइनस 1/√2, और यहाँ पर प्लस लगा के साइन π/4 दैट इज ऑल्सो 1/√2। ये वाला इधर वाला पार्ट हो गया, फिर माइनस इधर वाला पार्ट देखते हैं जरा, ये माइनस रह गया, कॉस 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0। तो आपको पीछे के लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही ये सारी वैल्यूज बताई गई है, लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया गया है ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन में। तो आप लोग जरूर वहां से देख करके सारी वैल्यूज को याद रखिए। देख रहे हैं आप, बिल्कुल वैल्यू याद रहनी चाहिए, तभी आप डायरेक्ट पुट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस दैट इज 1। तो आपका ये 1 यहाँ पर डेफिनेट आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कोई भी एक्स वगैरह नहीं है इसमें, एक डेफिनेट आंसर है। ठीक है, तो प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लें। तो हम चाहेंगे कि आप इन दोनों सवालों को एक बार खुद से वीडियो को पॉज करें और फिर से शुरू से लेकर के अंत तक आए, आंसर यहाँ तक लाएं, इस पहले सवाल का और दूसरे सवाल का भी 1 तक लाएं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। तो आइए जरा इन सवालों को गौर करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/x का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 2 to 4। तो सिंपल है, 1/x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है ln x होता है। ठीक है, चूंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट बिठाएंगे, और फिर क्या देखिए ln 4, और फिर माइनस लगाना था ln 2। तो log में आप जानते हैं कि log a माइनस log b अगर हो तो log a/b।
सिंपल है। तो क्या हो गया ln2, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ओके, उसी तरह से जरा इसको देखिए आप, e⁻ वाला फॉर्म है। तो आपको मैंने पढ़ाया है पीछे इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 14 15 उनको देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि 3x + 4, चूंकि यहाँ पे x का पावर 1 है तो z मानिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया था यहाँ पे कि ये जो भी है उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए और फिर कुछ डिवाइड करना पड़ता है किससे, तो जो x का कॉफिशिएंट है उससे 3, ठीक है। तो आप ऐसा करते ही इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो बस लिमिट को रखना है। तो ये क्या होगा, ये 3 चाहे तो बाहर ले आए तो ये एक्चुअली में 1/3 है, ऐसे बाहर आ गया। और उसके बाद e⁻, ये 3x + 4, तो इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, x हटा के 2 रखिए, वैल्यू सॉल्व कीजिए, 3 × 2 + 4 10 आ गया। फिर एक माइनस जाएगा, फिर e⁻, x हटा के 1 रखिए, तो कितना हो जाएगा 7। तो बस ये एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर ये चीज़ भूल गए हैं कि ये कैसे आया, तो चलो मैं मेथड 2 से एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन के मेथड से फटाफट सॉल्व कर दूं। तो मान लिया जाए कि z = 3x + 4, ओके। तो हमने बताया था आप करो dz/dx, क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स 3 आ जाएगा, बाकी 4 का हो जाएगा 0। तो फिर dx क्या बन गया, 1/3 टाइम्स dz। और अब आप इसमें रखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 3x + 4, और विथ रिस्पेक्ट टू x करना था। तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है z के फॉर्म में। तो ये वाला ऊपर वाला ही z था, तो ये रहा आपका z, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे और इसका, ठीक है। तो z हो गया, और ds की जगह क्या रखना था, 1/3 dz यहाँ से, ठीक है। तो सॉल्व हो गया, 1/3 आ गया बाहर, और e⁻z dz सॉल्व हो गया। e⁻z का e⁻z ही रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 3। अब z को वापस ले आएंगे, तो z क्या माने थे, 3x + 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देख सकते हैं वही मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट, 3e⁻3x + 4/3। तो ये वाला हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, इस तरह के फंक्शंस sin nx रहेंगे तो वो जो भी x के साथ कोफिशिएंट होगा n, उससे फिर डिवाइड होकर के भाग लग जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपने पीछे पढ़ी है, अगर भूल गए हैं तो उनको रिवाइज करना है, ओके। तो चलिए ये सॉल्व हो गया इस तरह से। आइए अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इस पर बात करते हैं, ये आपको फेस में कई जगह इससे मुलाकात होगी। sin² x का आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके, विद इन द प्रॉपर लिमिट 0 to π/2। कैसे करना है देखिए, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, ठीक है, तो किसी तरह से इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, मैंने कहा भी था ट्रिगोनोमेट्री में कि ये सब काफ़ी काम आएगा। तो sin² x को आप लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, sin² x की जगह पुट किया 1 - cos 2x/2, ये हो गया। बाकी लिमिट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद क्या आ गया, ये 1/2 चलिए बाहर आ गया, और फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रह गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि अब ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन, ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है, x होता है, तो 1 का x हो जाएगा, और फिर ये माइनस लगा दिया मैंने, और इसका इंटीग्रेशन मतलब cos 2x का इंटीग्रेशन, तो ये भी आपने पढ़ा है, cos का आपने पढ़ा है साइन बिना किसी माइनस के, और डिवाइडेड बाय अभी बताया आपको x के कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। ये पीछे के लेक्चर्स में कई बार कहा हुआ है, सो जरूर उनको देखिएगा। तो ये यहाँ पर अब आ गया सॉल्व होकर के, आपके लिए इसकी वैल्यू हो रह गई, तो sin 2x/2 क्लियर है, और ये हो गया 0 से π/2। और अब ये सॉल्व होकर क्या बन गया, तो हाफ, अभी अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो π/2 फिर माइनस, और इस x की जगह फिर रखना है अभी
काम नहीं हुआ है पूरा, तो 2 इंटू पाई बाई 2 एंड देन नीचे में डिवाइड बाई 2, तो ये 2 तो चलिए कैंसिल हो गया। अभी आपने अपर लिमिट का काम किया, अब लोअर लिमिट का काम करेंगे। माइनस इस x की जगह 0 रखना है, 0 रखा, और इस x की जगह भी 0 रखना है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा साइन 0 बाई 2। अब अगर हमें वैल्यूज मालूम है तो सॉल्व कर दीजिए। ये पाई बाई 2 एज इट इज रह गया, और यहाँ देखिए क्या बन गया साइन पाई बाई 2, फिर वहां पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन 0 इज 0, सो 0 बाई 2 इज 0। और साइन पाई अगर आप देखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। ये सारा ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट देखिए यूज हो रहा है। ओके, साइन पाई साइन 2 पाई ये सब 0 होता है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, अभी ये तो 0 हो गया, फिर तो बचा क्या पाई बाय 4 बचा। ओके, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को अब पॉज करेंगे और खुद से ही cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और मैं लिमिट आपको चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं लिमिट डालूंगा पाई बाई 2 से पाई। ओके, पाई बाई 2 से पाई। तो जरा सॉल्व करके देखिए इसको। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। ओके, तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। तो आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। तो आइए हम लोग अब इसको मिलाते हैं। तो cos स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए फिर से जरूरत पड़ेगी फार्मूले की। तो cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x बाई 2, इस तरह का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम पुट करने जा रहे हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, बाकी लिमिट एज इट इज कंटिन्यू करेगा। ये हाफ हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, बाकी लिमिट पाई बाई 2 से पाई। सो इजी। तो उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 1 dx, तो मतलब x बन जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन 2x है तो 2x, बाकी x का कॉफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये सॉल्व हो चुका आपका इंटीग्रेशन। आप लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दीजिए, और फिर आप बॉक्स को तोड़ने का काम करेंगे। तो हाफ तो रह गया, x की जगह पहले आ गया पाई, फिर प्लस साइन 2 पाई बाई 2, ये हमने अपर लिमिट का काम किया। फिर माइनस लगाएंगे, और x की जगह लोअर लिमिट वाला पाई बाई 2, फिर अंदर में हो गया साइन 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए हमने अपर लिमिट रखा पाई साइन 2 पाई बाई 2 माइनस ये वाला पाई बाई 2, और फिर ये वाला प्लस, और ये वाला इस तरह से। तो आइए अब फाइनल कर लें। तो हाफ पाई प्लस, देखिए साइन 2 पाई भी 0 होता है, याद रखिएगा। साइन पाई साइन 2 पाई, इनफैक्ट साइन 3 पाई 4 पाई, जो भी है कोई भी इंटीग्रल नंबर आएगा वो सभी 0 होते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर फिजिक्स में रिपीट होता रहता है साइन पाई साइन 2 पाई, तो याद रखिएगा 0। ओके, और उसी तरह से अगर कभी कॉस आ गया कॉस पाई, ओके कॉस पाई, तो कॉस पाई इज -1। तो ये बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो इसका क्या मतलब होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम कहें किसी फंक्शन की बात y बराबर एफ एक्स, तो अगर आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है y का इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट x1 से x2। ओके, विद इन द लिमिट x1 से x2, तो ये जो होगा ना सॉल्व करने के बाद ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो दिस विल गिव्स द एरिया अंडर द कर्व y बराबर एफ एक्स विद इन द लिमिट्स x1 टू x2। ठीक है, तो इसको जरा इस फिगर से समझिए आप। जैसे
हमने एक्स वाई पर एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये ऐसे करके ये ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ है? ये हो गया वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ। जैसे हमने कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ वाई बराबर एफ एक्स और उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो मान के चलिए कि वो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे वाई बराबर एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। और x1 जो है मेरा यहाँ पर है, x2 मेरा यहाँ पर है, क्लियर। तो x एक्सिस के साथ जो मुझे एरिया बनेगा इस कर्व के द्वारा, यहाँ पर एरिया जो बनेगा, ये शेडेड पोर्शन, ये एरिया बनेगा मेरा। तो अगर मुझे इस एरिया को काउंट करना है कि ये एरिया की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो यही एरिया आपको, अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया है, अगर आपको इंटीग्रेशन के बारे में मालूम है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये वाला y यहाँ रखना है, x के साथ इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए और विद इन द प्रॉपर लिमिट बिठाइए, और फिर आपको ये जो आपको सॉल्व करने के बाद ये एक डेफिनेट वैल्यू देगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया, इस पूरे एरिया की वो वैल्यू हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि अगर इस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा है तो इसका कोई सटीक फार्मूला तो बनेगा नहीं। अगर ये सीधा होता, रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, तो आपको उनके फार्मूले तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से कर्व के रूप में है तो उसके फार्मूले तो बने नहीं है। तो फिर कैसे निकालोगे? एरिया निकालने की जरूरत पड़ गई तो एरिया निकालेंगे हम लोग इस तरह के इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसी y की जगह आप एफ एक्स रखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप ये करेंगे विद इन द लिमिट x1 x2 आप बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा? इसके अंदर का एरिया मिल जाएगा। तो विच इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इट इज नथिंग बट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अगर x के साथ आपने इस इंटीग्रेट किया है तो x के साथ यहाँ पे ये एरिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और आपको ये सब सारी चीजें जो है, जो भी आपने डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखा, जो क्या था? स्लोप, है ना, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो उस स्लोप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, और उनके जो स्लोप्स की वैल्यूज आती है उन्हीं के रूप में हम उनको स्टडी भी करते हैं। तो जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशंस है और उसी तरह से वहाँ पर इंटीग्रेशन के भी उसी तरह से एप्लीकेशंस आने लगते हैं, ठीक है। तो आपको ये एरिया निकालना आना ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, और इंटीग्रेशन आने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन में आपको स्लोप से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और उसके बाद वहाँ पर इंटीग्रेशन से आपको ये एरिया वगैरह के भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो अभी हम यहाँ पर फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो आप एक बार जल्दी से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप काइनेमेटिक्स की बात कर लें, जो आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, तो आपने उसमें पढ़ रखा है। जैसे सिंपल सा टर्म लेते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को आप इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब dx/dt, है ना, हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे उसको। तो आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो असल में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं x का। तो जानोगे कि x को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। x कोई फंक्शन दे देगा टाइम का और फिर कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तभी तो आएगा, ठीक ना। और उसी तरह से आप एसिलेशन को पढ़े हो, एसिलेशन पढ़े हो आप dv/dt के रूप में। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। और जहाँ जहाँ पर ऐसे टर्म्स आएंगे तो इसी में फिर आपको आगे जाके पता चलेगा कि इस dx को अगर हम इस तरह से इधर छोड़ दें और इस v dt को उधर लगा दें और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, ठीक ना, तो विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। तो अभी देखिए आप, ये वाला ऐसे कुछ आ गया, तो अभी ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया वहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। आपको ये काम करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये वाली क्वांटिटी मिलेगी। और कई बार क्या करेगा, क्वेश्चन में v और t के बीच में ग्राफ खींच के दे देगा और बोलेगा ये वाली क्वांटिटी निकालो, ठीक है। तो ग्राफ खींच के दे दिया, मतलब फंक्शन तो दिया नहीं, है ना। तो कैसे क्या करेंगे? हाँ सॉरी, ग्राफ खींच के दे दिया और ग्राफ अजीब से कर्व वाला दे दिया, है ना, या ग्राफ दिया भी नहीं, ओके। तो लेकिन आपको फंक्शन भी मालूम है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया तो यहाँ रख करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो जो एरिया वहाँ पर आएगा, एरिया पूछ लिया तो एरिया बताएंगे, या फिर वो एरिया क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा। ये क्वांटिटी है क्या, तो फिलहाल आप इसको डेल्टा एक्स के रूप में समझो। तो डेल्टा एक्स बन जाएगा VGT। तो हम इसको यही बोलते हैं एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी बातें हम लोग काइनेमेटिक्स में करेंगे ही। उसी तरह से यहाँ पर एरिया अंडर ये हो जाएगा डेल्टा V, और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ADT।
हम क्या कहेंगे, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा न्यूटन्स के भी लॉ है। उसने क्या कहा था, एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाय dt के रूप में बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और उसी तरह से अब आप अगर ये dp को इधर रख करके निकालोगे तो डेल्टा p बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। मतलब एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ अगर आपके पास है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ अगर आपके पास है तो वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जिसको आप इम्पल्स भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलती जाएगी जहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है खूब सारा यूज होगा, ठीक है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से आप देख लें। बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 16 तक अच्छे से सब कुछ देखते जाए, इंट्रोडक्शन से लेकर के 1 2 3 4 इस तरह से 16 तक आप सारी बातें अच्छी तरह से बेसिक मैथ का कर लें, तो आपके फिजिक्स के कई सारे प्रॉब्लम जो होंगे एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं उसके बाद। तो बशर्ते आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करें, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखिए, कोई चीज़ मिस ना करें। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कोई भी बात, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए, आगे बढ़िए। और फिजिक्स को शुरू करने से पहले जो है आपको ये सारा चीज़ बेसिक मैथ के ये 16 के 16 लेक्चर और एक इंट्रोडक्शन वाला अच्छे से, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनको ज़रूर पूरे ध्यान से, केयरफुली, सीरियसली इसके एक एक चीज़ को आप कंप्लीट करें, तभी आपके फिजिक्स के चैप्टर्स जो हैं वो मजबूत हो पाएंगे और आपका सपना, हमारा सपना, सबका सपना पूरा कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। तो चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, ठीक है। तो हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मन लगा के पढ़िए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। बाय बाय।